नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होता है। महायुति और एमवीए के दल एक दूसरे से सियासी मैदान में टकराते हुए नजर आते हैं और एमवीए का पलड़ा शुरुआती दौर से भारी दिखाई देने लगता है, जिससे ये कयास लगाए जाने लगते हैं कि अब की बार एमवीए सरकार। लेकिन जब चुनावी परिणाम सामने आते हैं तो महायुति एक बार फिर से सत्ता पर जीत हासिल करती हुई नजर आती है और जनता के विश्वास को बनाए रखते हुए कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए महायुति दिखाई देती है। और उसके बाद से अब लगभग एक हफ्ते बाद तक सीएम चेहरे को लेकर फंसे हुए पेच के चलते कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है, जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस और उनके समर्थक ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हासिल की हैं, तो मुख्यमंत्री उनकी तरफ से ही होना चाहिए, यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ही बनाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट कहीं ना कहीं इस बात पर अड़ा हुआ है या भारतीय जनता पार्टी की बात को काटते हुए यह कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री ही अब दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी कि एकनाथ शिंदे को ही दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे के बलबूते ये महाराष्ट्र का चुनाव महायुति जीतने में कामयाब हो पाई है। और अब ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा सियासी घमासान देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक दूसरे के आमने सामने हैं। तमाम बैठकें यहां पर हो रही हैं। लंबे समय से चल रही इन बैठकों के चलते 8 दिन के बाद भी कहीं ना कहीं सीएम चेहरे को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाता है। लेकिन जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन फिर भी शिंदे गुट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उलटफेर करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जिस तरह से एक बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस तरह से उथल पुथल मचा हुआ है कि शिंदे का फोन नंबर अब नॉट रीचेबल बताया जा रहा है और ऐसे में शिंदे का फोन ना लगना काफी बड़े संकेतों को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर एक साइड हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरी साइड हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी नाजमीन मौजूद है। नाजमीन आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल सर हम आपसे लेना चाहेंगे कि किस तरह से देखते हैं पूरे सिनेरियो को, जिस तरह से एमवीए पूरी भूमिका बांधता हुआ नजर आया और ये कहता हुआ नजर आया कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के परिणामों में कहीं ना कहीं हम जीत का परचम लहराएंगे, लेकिन उलट उनके फैसला आता है और ऐसे में महायुति एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आती है। और सीएम चेहरे को लेकर जो ये पेच फंस रहा है, क्या लगता है क्या वाकई यहाँ पर शिंदे दोबारा से इस तरह से मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस के नाम की जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन होते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र के जिक्र हम कर रहे हैं और बारंबार जिक्र इसलिए भी हो रहा है कि वहाँ पर लगभग आज ठीक 8 दिन हो गए कि जब मतगणना हुई थी, मतपेटियों से रिजल्ट बाहर आए थे और उस समय बीजेपी समर्थित जितने भी दल थे, यानी जो महायुति गठबंधन था, उसको बड़ी जीत यहाँ पर मिली थी। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई सीएम ना बनाया जाना, या यूँ कहा जाए कि जो महायुति गठबंधन है उसकी तरफ से कोई नाम निकल कर सामने ना आना कई चीज़ों की तरफ इशारा करता है कि क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। आपको याद होगा कि जब 2-3 दिन बीत जाते हैं उसके बाद लगातार रस्साकशी का माहौल चलता है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे कहते हैं कि भाई ऐसा तय हुआ ही नहीं था कि जिसकी सीटें ज़्यादा आएंगी वो उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। फिर खबर आती है कि शिंदे चाहते हैं कि भाई कम से कम 2.5 साल का दोनों का कार्यकाल होना चाहिए मुख्यमंत्री पद के लिए। फिर खबर आती है कि शिंदे चाहते हैं कि भाई उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इसके बाद खबर आती है कि कई अहम मंत्रालय भी, जो जिसमें गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, ये मंत्रालय जो है वो शिंदे अपने पास रखना चाहते हैं। तो इसको लेकर लगातार जो तनातनी का माहौल है वो होता हुआ दिखाई पड़ा। फिर अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं, कहते हैं कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुख्यमंत्री बने, हम सब तैयार हैं, हम सब खुश हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए दिल्ली पहुंचते हैं, अमित शाह से मुलाकात होती है, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात होती है, फिर महाराष्ट्र पहुँचते हैं और महाराष्ट्र से इसके बाद सीधे अपने गाँव चले जाते हैं सतारा। और उसके बाद से ऐसा भी लगातार सुनने को मिल रहा है कि उनका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा है, यानी कि वो अभी फ़िलहाल किसी के कांटेक्ट में नहीं है। जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अभी भी जो हाल बीजेपी और जितने भी दल उनके साथ में हैं उनका जैसा था वैसे बदस्तूर अभी भी जारी है। इस बीच खबर निकल कर आती है कि 6 तारीख को या 5 तारीख को एक तरीके से शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है महाराष्ट्र में सरकार का। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसके सर पर सेहरा होगा, बिन दूल्हे की बारात अपने आप में नजर आती है कि यहाँ पर जीत तो बड़ी की है, लेकिन उस जीत में कहीं ना कहीं मज़ा अब
किरकिरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। झारखंड को ज़रा आप देखिए, वहाँ पर चुनाव होते हैं, सेम डे चुनाव होते हैं, सेम डे रिजल्ट आते हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ हो जाती है और मंत्रिमंडल का भी गठन आजकल में होने वाला है। लेकिन वहाँ पर अगर हम मुकाबला महाराष्ट्र से करें तो नज़र आता है कि यहाँ पर तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही तय नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी आपस का जो मतभेद है वो बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। भले ही कोई कह सकते हैं किसी तरफ से कोई बात नहीं कही जा रही हो, लेकिन खामोशी जो होती है वो अपने आप में लाख तूफान समेटे हुए होती है। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि शिंदे की तरफ लगातार बीजेपी दबाव बना रही है कि भाई आप हमारे साथ रहिए, आप अलग मत होइए, लेकिन हम आपको मुख्यमंत्री का पद नहीं दे सकते, जो मंत्रालय आप मांग रहे हैं वो हम नहीं दे सकते। तो जब तमाम शर्तें आप उनकी नहीं मानेंगे, जाहिर बात है कि उनका फिर आपके साथ रहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर जो कह सकते हैं महायुति एक साथ चलने की बात करती थी, उनके अंदर यहाँ से विघटन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और भले ही मुख्यमंत्री बीजेपी के बन जाए, लेकिन जिस उम्मीद के साथ में शिंदे ने बीजेपी का हाथ पकड़ा था, ऐसा लगता है कि वो अपना हाथ अब बीजेपी छुड़ाते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि अपने गाँव जाना और फ़ोन बंद कर लेना या फ़ोन नहीं लगना उनका ये बताता है कि अभी भी नाराज़ हैं और नाराज़गी इस लेवल पे है कि वो जो पद चाहते हैं, जो चीज़ें चाहते हैं, अगर वो नहीं दी गई तो फिर बीजेपी के साथ वो नजर नहीं आएंगे। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में शिंदे का फोन ना लगना, संपर्क में ना आना और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति से इतर होके अपने गांव सातारा लौट जाना, ये तमाम वो संकेत हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति को एक नई दिशा देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब शिंदे क्या वाकई नाराज होकर चले गए हैं या फिर कोई और वजह यहाँ पर है जिसके चलते उनको अचानक इस तरह से जाना पड़ा, और जो असमंजस की स्थिति है वो बनती हुई लगातार नजर आ रही है। लेकिन अब जिस तरह से सर ने यहाँ पर जिक्र किया कि शिंदे यहाँ पर बड़े मंत्रालयों की मांग कर रहे हैं, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाने की बात भी कहते हुए नजर आए हैं। तो अगला सवाल नाज़मीन से रहेगा। नाज़मीन, क्या वाकई लगता है कि शिंदे नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से? और अगर वाकई नाराज हैं, नाराजगी में गए हैं, तो क्या लगता है क्या अगर शिंदे नहीं लौट कर आते हैं तो क्या वो उद्धव ठाकरे से हाथ मिला सकते हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे और शिंदे पहले एक साथ रहे और शिवसेना के अंदर दोनों ही साथ कदम ताल मिलाते हुए नजर आए। और अब ऐसे में जिस तरह से अब विरोधी दल होने के बावजूद क्या ये संकेत लगाए जा सकते हैं, यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर उद्धव के संपर्क में कहीं ना कहीं शिंदे आ गए हैं, इसके चलते यहाँ पर उनका फोन नंबर नहीं लग रहा है, वो संपर्क में नहीं है भारतीय जनता पार्टी के? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि अभी सर ने बताया कि वाकई एकनाथ शिंदे की नाराजगी साफ तौर पर नजर आती है। वरना आप देखिए, एकनाथ शिंदे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम सहमत हैं, बीजेपी के जरिए जो भी सीएम चेहरा यहाँ पर उतारा जाएगा हम तैयार रहेंगे, हम खुद को सीएम रेस से बाहर करते हैं। इससे पहले अजीत पवार ये बयान जारी कर देते हैं कि हम सीएम रेस में हैं ही नहीं। आप स्थिति को स्पष्ट कर देते हैं कि बीजेपी चाहे तो देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे कर रही है, इस नाम को सीएम पद तक पहुंचा सकती है, लेकिन अभी तक फैसला ना होना, कोई तारीख निर्धारित ना होना, और इस बीच में देखा जाए तो एकनाथ शिंदे हामी भरते हैं और फिर दिल्ली में जो मीटिंग होती है गृह मंत्री अमित शाह के साथ, इस मीटिंग के बाद मुंबई में भी एक मीटिंग होनी थी महायुति गठबंधन की, लेकिन वो स्थगित हो जाती है क्योंकि एकनाथ शिंदे अपने पैतृक गांव में चले जाते हैं। शिवसेना गुट के ही नेता हैं, वो बयान देते हैं कि वो बीमार थे इसलिए अपने गांव में चले गए, लेकिन ये बयान जायज नजर नहीं आता है। एकनाथ शिंदे की बात करें, उनको कई ऑफर बीजेपी की तरफ से दिए जाते हैं कि हम केंद्र में आपको मंत्री पद दे देंगे, हम आपको उप मुख्यमंत्री पद का भी ऑफर देते हैं, यानी कि आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ा दे देते हैं। लेकिन खुद एकनाथ शिंदे के जरिए इन ऑफरों को ठुकरा दिया गया। वो ये चाहते हैं कि हमें दिल्ली में जाकर राजनीति नहीं करनी है, हमें महाराष्ट्र में रहकर राजनीति करनी है। वो ये चाहते थे कि मजबूरी में मुख्यमंत्री तो बने महाराष्ट्र के, लेकिन अब अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करना है वो या तो सीएम पद के आधार पर होगा या महाराष्ट्र में बड़े विभागों के साथ होगा। देखिए, एकनाथ शिंदे तो ये भी मांग कर रहे थे, उनकी पार्टी के जरिए कहा जा रहा था कि उन्हें महायुति का संयोजक भी बनना है, यानी कि ताकत चाहिए। एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को कमजोर किया, वो नहीं चाहते कि वही बीजेपी एकनाथ शिंदे को करती हुई नजर आए। इसलिए एकनाथ शिंदे को डर सता रहा है कि अगर वो महाराष्ट्र से चले गए, दिल्ली में चले गए, दिल्ली की राजनीति करने पहुंच गए, तो महाराष्ट्र से उनकी पार्टी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। फिर सीएम तो छोड़िए, वो अपनी पार्टी को भी नहीं बचा पाएंगे। और बीजेपी हमेशा से
यही चाहती है कि उनके सामने कोई और दल मजबूत ना हो पाए, चाहे उनका सहयोगी ही दल क्यों ना हो। देखिए बिहार में भी आप देख सकते हैं तो अब चुनाव आने वाला है, जब महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी अपने सीएम को लेकर दबाव बना रही है क्योंकि अधिकतम सीटें उन्होंने जीती हैं 132 सीटें, तो बिहार में भी यही खेल हो सकता है कि नीतीश कुमार को हो सकता है कि सीएम चेहरे के रूप में ना उतारे। तो आप महाराष्ट्र से काफी कुछ समझ सकते हैं कि बीजेपी सिर्फ अपना हर राज्य में दबदबा चाहती है और एकनाथ शिंदे इस बात को अच्छी तरह से भाप चुके हैं और वो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में रहकर बड़े पद ले या सीएम पद ले, और यही मांग के साथ अड़े हुए हैं। और इसी के साथ साथ उनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि दोबारा से शिंदे को आप यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्योंकि जनता यही चाहती है और खुद तमाम दल भी यही चाहते हैं, लेकिन बीजेपी सहमति नहीं जता रही है। तो साफ तौर पर जाहिर है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को नहीं चाहती। अब देखना होगा कि जो 24 घंटे का समय दिया गया था, सुबह से ही चर्चा चल रही थी कि एकनाथ शिंदे 24 घंटे के अंदर बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे। क्या इन 24 घंटे के अंदर एकनाथ शिंदे महायुति गठबंधन को छोड़ देंगे या बीजेपी उनके आगे झुक जाएगी? तमाम यहाँ पर चीजें अभी भी बाकी है मनीष जी। बिल्कुल, तो ऐसे में महायुति का साथ छोड़ेंगे या फिर कोई बड़ा फैसला यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति को एकनाथ शिंदे का हिला कर रख देने वाला है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से अब यहाँ पर ये भी चर्चाएं बनती हुई नजर आ रही हैं कि वो अपने पुरानी सहयोगी या यूं कहें कि अपनी पार्टी के पुरानी पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे के संपर्क में भी कहीं ना 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। और अगर यहां पर उनको समर्थन देने वाले लोगों की बात करें या दलों की बात करें तो उनका आंकड़ा 137 का बैठता है और 145 का बहुमत यहां पर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखना अब यही होगा, क्या उद्धव ठाकरे यहां पर समर्थन देते हुए नजर आएंगे या फिर अन्य यहां पर दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उतरकर यहां पर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाते हुए नजर आएंगे और देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे और अजीत पवार यूं ही हाथ मलते हुए रह जाएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।